पिछले एपिसोड के अंत में हमने देखा था कि हो यूहाओ और तंग वुतुंग शू तियानरान के सामने आ चुके थे। अब आगे देखेंगे। चू तियानरान ने ठंडी हंसी छोड़ी और कहा, मुझे मानना पड़ेगा कि तुम शायद अपनी पीढ़ी का सबसे चमकता हुआ सितारा हो, लेकिन तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम अकेले ही मेरे पैलेस में घुसकर मुझ पर हमला करने आ गए? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम दोनों आज जिंदा मेरे पैलेस से निकल पाओगे? हुओ यूहाओ हल्के से हंसा। योर मैजेस्टी, लगता है आप गलती कर रहे हैं। इस सवाल का जवाब आपको मुझे नहीं, बल्कि खुद को देना चाहिए। अचानक हो युहाओ की पीठ के पीछे एक आकृति बनने लगी। हुओ युहाओ और तांग वूतोंग के सामने आते ही वहां मौजूद हर सोल इंजीनियर पहले से ही बेहद तनाव में था। जैसे ही उन्होंने हुओ युहाओ की पीठ के पीछे हो रहा बदलाव देखा, उन्होंने तुरंत उस पर हमला कर दिया। तेज रोशनी की शक्तिशाली धाराएं हुओ युहाओ की ओर दागी गईं। जबरदस्त सोल पावर की तरंगें पूरे डाइनिंग हॉल में फैल गईं, जिससे पूरा भवन जोर जोर से कांपने लगा। कुछ ज्यादा तेज दिमाग वाले सोल इंजीनियर्स ने हुओ युहाओ पर हमला करने के बजाय डाइनिंग हॉल के बाहर मौजूद इमारत की ओर अपने हमले मोड़ दिए। उनका मकसद था हंगामा मचाकर बाहर तैनात सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन को सतर्क करना। जैसे ही उन्हें सूचना मिल जाती, हुओ युहाओ और तांग वुतोंग के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, क्योंकि उनके हिसाब से वे पूरे सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन से लड़ने में सक्षम नहीं थे। लेकिन उन्हें यह देखकर झटका लगा कि अलग अलग दिशाओं में छोड़े गए उनके हमले भी किसी तरह मुड़कर हुओ युहाओ की ओर ही जा रहे थे। उनके चारों ओर मौजूद रोशनी की किरणें रहस्यमय तरीके से मरोड़ खाने लगीं। हुओ युहाओ के सामने एक रहस्यमयी बर्फीला नीला वॉर्टेक्स घूमने लगा। जैसे ही रोशनी की किरणें उस वॉर्टेक्स में फंसीं, वे पूरी तरह नष्ट हो गईं। इसी पल हुओ युहाओ की पीठ के पीछे मौजूद आकृति पूरी तरह बन चुकी थी। वह आकृति एक बेहद सुंदर स्त्री की थी। उसका ऊपरी हिस्सा और चेहरा किसी महिला का था, जबकि निचला हिस्सा एक रहस्यमयी मछली की पूंछ जैसा था। उस मरमेड की बड़ी बड़ी आंखें थीं, और वह सामने मौजूद सोल इंजीनियर्स की ओर मुस्कुरा रही थी। इसके बाद उसने अपना मधुर गीत छोड़ दिया, जो पूरे हॉल में गूंजने लगा। अगले ही पल हुओ युहाओ के सोल रिंग्स चमक उठे। अब उन्हें अपने रिंग्स के रंग छिपाने की कोई जरूरत नहीं थी। उसका पहला सोल रिंग अब सफेद नहीं रहा, वह अपनी असली चमकदार गोल्डन रंग में दिखाई दिया। हुओ युहाओ के सबसे कम प्रभावशाली सोल रिंग्स ब्लैक थे, लेकिन उसके पास मौजूद सबसे आम सोल रिंग्स रेड रंग के थे। हुओ युहाओ ने अपनी धीमी आवाज सोल इंजीनियर्स के कानों तक पहुंचाई। स्पिरिचुअल ब्लास्ट। एक हल्की सी लहर पूरे हॉल में फैल गई। जू तियनरन और सभी सोल इंजीनियर्स के शरीर से तेज रोशनी फूट पड़ी। उनकी वे सभी डिफेंसिव सोल टूल्स, जो स्पिरिचुअल अटैक्स को रोकने के लिए बनाई गई थीं, अंधाधुंध चमक उठीं। उस पल पूरा हॉल सोल टूल्स की रोशनी से जगमगा उठा। लेकिन यह सब यहीं खत्म नहीं हुआ। तेज रोशनी से सबकी आंखें चौंधियाने के तुरंत बाद जोर जोर से टूटने की आवाजें सुनाई देने लगीं। सूतियन रान सहित हर किसी ने एक स्पिरिचुअल डिफेंसिव सोल टूल खो दिया। असल में वहां मौजूद दो सोल इंजीनियर्स ऐसे भी थे जिनके स्पिरिचुअल डिफेंसिव सोल टूल्स नहीं टूटे। वजह यह थी कि उनके पास शुरू से ही कोई स्पिरिचुअल डिफेंसिव सोल टूल था ही नहीं। आखिरकार स्पिरिचुअल डिफेंसिव सोल टूल्स क्लास 9 सोल टूल्स में सबसे कठिन माने जाते थे। यही कारण था कि उस समय जोंगली वू जूजी की शर्तें मानने को तैयार नहीं था। इसी वजह से हर क्लास 9 सोल इंजीनियर के पास स्पिरिचुअल डिफेंसिव सोल टूल्स होना आम बात नहीं थी। वैसे भी ऐसे सोल मास्टर्स या सोल बीस्ट्स से सामना होना दुर्लभ था जो स्पिरिचुअल अटैक्स कर सकें। लेकिन आज रात जिन दो सोल इंजीनियर्स के पास स्पिरिचुअल डिफेंसिव सोल टूल्स नहीं थे, उन्हें अपनी इस कमी की कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल सीज से जितनी भी स्पिरिचुअल पावर निकाल सकते थे, निकालकर स्पिरिचुअल ब्लास्ट को रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वे हुओ युहाओ के सामने टिक नहीं पाए। आखिरकार हुओ युहाओ अभी अभी इविल आई टायरेंट की शक्तिशाली स्पिरिचुअल सोल रिंग हासिल कर चुका था। दोनों क्लास 9 सोल इंजीनियर्स की नाक और मुंह से खून बहने लगा। वे दर्द से कराहे और अपने शरीर को संभालने के लिए डगमगाने लगे। हालांकि वे हुओ युहाओ के हमले की ताकत से स्तब्ध थे, फिर भी उन्होंने पलटवार करने की पूरी कोशिश की। लेकिन ठीक उसी पल हुओ युहाओ ने स्पिरिचुअल ब्लास्ट की दूसरी लहर छोड़ दी। भले ही यह पहली लहर जितनी शक्तिशाली नहीं थी, फिर भी यह उतनी ही डरावनी थी। बैंग बैंग, दो जोरदार विस्फोटों की आवाज गूंजी। जिन दो सोल इंजीनियर्स के पास स्पिरिचुअल डिफेंसिव सोल टूल्स नहीं थे, उनके सिर फट गए। उनका खून और दिमाग के टुकड़े हॉल की जमीन पर बिखर गए।
लेकिन वहां मौजूद किसी के पास उनके लिए चिंता दिखाने का समय नहीं था। सब लोग पहले ही हुओ यूहाओ की दूसरी स्पिरिचुअल ब्लास्ट से बचने में लगे हुए थे। हुओ यूहाओ की मरफोल्क डुएट उसे लगातार 2 बार स्पिरिचुअल अटैक करने की अनुमति देती थी। यही वजह थी कि यह सोल स्किल बेहद खतरनाक थी। मरफोल्क डुएट निश्चित रूप से हुओ यूहाओ की सबसे शक्तिशाली स्पिरिचुअल सोल स्किल्स में से एक थी और शायद केवल थ्री आइड गोल्डन लायन से मिली सोल स्किल्स से ही कमजोर थी। जब हो यूहाओ ने दूसरी स्पिरिचुअल ब्लास्ट छोड़ी तो वहां मौजूद हर सॉल इंजीनियर दर्द से कराह उठा। वे पीछे की ओर लड़खड़ाने लगे और अपनी स्पिरिचुअल डिफेंसिव सॉल टूल्स से उसे रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनकी सोल टूल्स पहले ही टूट चुकी थीं। स्यू तियानरान ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसकी हालत कुछ हद तक ठीक थी। उसके शरीर पर कुल 11 क्लास 9 डिफेंसिव सोल टूल्स थे, जिनमें से 4 स्पिरिचुअल डिफेंसिव सोल टूल्स थे। इसके अलावा ये चारों सोल टूल्स पूरे सन मून एम्पायर में सबसे उच्च गुणवत्ता वाले थे। हालांकि वह हमलों से थोड़ा हिल गया था, लेकिन दोनों स्पिरिचुअल ब्लास्ट्स ने उसकी केवल एक सोल टूल को ही नष्ट किया था। पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए स्यू तियानरान की छाती से एक शक्तिशाली रोशनी निकली, जिसने उसे पीछे की ओर उछाल दिया। चाहे पैलेस हो या टेम्पोररी पैलेस, स्यू तियानरान हमेशा मुसीबत के समय भागने के लिए कई बैकअप योजनाएं तैयार रखता था। इस समय उसे पूरा यकीन हो गया था कि वह और उसके सोल इंजीनियर्स हुओ यूहाओ के शक्तिशाली डोमेन में फंस चुके हैं। ऐसी स्थिति में बचने का एकमात्र तरीका था जमीन के नीचे मौजूद सीक्रेट पैसेजवे, जो उससे ज्यादा दूर नहीं थी। जैसे ही वह उस पैसेजवे में प्रवेश करता, बाहर तैनात उसकी सेनाओं को तुरंत डिस्ट्रेस सिग्नल भेज दिया जाता। इसलिए अगर वह वहां तक पहुंच जाता तो उसके बचने की अच्छी संभावना थी। दुर्भाग्य से हुओ युहाओ उसे ऐसा करने देने वाला नहीं था। आखिरकार वह सिर्फ वही ताकत दिखाने के लिए नहीं आया था जो वह अभी तक दिखा चुका था। 2 स्पिरिचुअल ब्लास्ट्स छोड़ने के बाद हुओ युहाओ ने अपने बाकी हमले शुरू कर दिए। एक के बाद एक जोरदार विस्फोटों की आवाज गूंज उठी। जब सब अभी भी स्पिरिचुअल ब्लास्ट्स के असर से उबरने की कोशिश कर रहे थे, तभी हॉल में फिर से धमाके होने लगे। लेकिन इस बार हमले बाहर से नहीं, बल्कि उनके शरीर के अंदर से हो रहे थे। उनके शरीर के अंदर जमी हुई ब्लड और सोल पावर अचानक जोरदार तरीके से फटने लगी। यह बात किसी ने भी सोची नहीं थी। शू तियानरान समेत वहां मौजूद सभी लोगों ने वही शराब पी थी जिसे हुओ युहाओ ने पहले ही दूषित कर दिया था। बेशक वह शराब जहरीली नहीं थी, उसमें बस हुओ युहाओ की अल्टीमेट आइस सोल पावर मिली हुई थी। यह समझना जरूरी था कि किसी टाइटल डुलियो के पेय में चुपचाप सोल पावर मिलाना बेहद कठिन काम था। ये सभी सोल इंजीनियर्स टाइटल्ड डुलियो थे और अपने आसपास की सोल पावर या स्पिरिचुअल पावर की हल्की सी हलचल को भी तुरंत महसूस कर सकते थे। आम सोल मास्टर के लिए ऐसा करना नामुमकिन था। सच कहें तो हुओ यूहाओ ये सब केवल इसलिए कर पाया क्योंकि उसने अपनी हर हरकत को बेहद अच्छी तरह छिपाया था। हुओ यूहाओ अपनी शक्तिशाली क्षमताओं की मदद से अपनी ऑरा और सोल पावर फ्लक्चुएशंस को पूरी तरह छिपा सकता था। उसके यिन यांग कॉम्प्लीमेंट सोल कोर्स का सोल पावर वॉर्टेक्स भी अपनी मौजूदगी छिपाने की क्षमता रखता था। इन सब के साथ उसने जानबूझकर अपनी सोल पावर की हलचल को ढक दिया, जिससे वह बिना किसी को शक हुए 7 अल्टीमेट आइस सोल पावर वॉर्टेक्सेस को उनके कपों में छोड़ सका। इस तरह शू तियानरन और बाकी सोल इंजीनियर्स ने शराब के साथ उसकी सोल पावर भी पी ली। उसकी अल्टीमेट आइस सोल पावर खुद को छिपा सकती थी और शरीर में पहुंचने के बाद ही फटती थी, इसलिए जब तक उन्हें एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह सब संभव हो पाया क्योंकि हुओ यूहाओ की सोल पावर अब उसकी स्पिरिचुअल पावर से जुड़ी हुई थी, जिससे वह अपने शरीर से दूर रहते हुए भी उन वॉर्टेक्सेस को नियंत्रित कर सकता था। अब जब उनके शरीर के अंदर की ब्लड और सोल पावर बर्फ की तरह जम चुकी थी, हुओ यूहाओ ने अपना लेजेंडरी सोल स्किल इस्तेमाल किया, आइस एक्सप्लोजन। किसी भी टाइटल डुलुओ के लिए अपने ही शरीर के अंदर होने वाला आइस एक्सप्लोजन सह पाना असंभव था। शू तियानरान की ढेरों डिफेंसिव सोल टूल्स भी उसके शरीर के अंदर से होने वाले हमले से उसे नहीं बचा सकती थीं। इसी वजह से बाकी 5 लोग दर्द से चीख उठे क्योंकि उनके शरीर के अंदर विस्फोट हो चुके थे। वे तुरंत जमीन पर गिर पड़े और जवाबी हमला करने की पूरी क्षमता खो बैठे। आखिरकार टाइटल्ड डुलुओ का शरीर बेहद मजबूत होता है। हुओ यूहाओ उनके शराब में ज्यादा सोल पावर नहीं मिला सकता था, वरना वे पहले ही वॉर्टेक्स को महसूस कर लेते। इसलिए यह विस्फोट जानलेवा नहीं था, लेकिन उससे होने वाला दर्द इतना भयानक था कि वे उसे सह नहीं पाए।
जब हुओ युहाओ ने हमला किया, उसी समय टंग वुतोंग ने भी कार्रवाई शुरू कर दी। वह तुरंत टेलीपोर्ट होकर शूतियनरान के पीछे खड़े 2 लोगों के पीछे पहुंच गई। उसके शरीर से चमकदार पर्पल गोल्ड रोशनी फूट पड़ी और उसने दोनों हाथों से 2 जबरदस्त मुक्के मारे। शूतियनरान के गार्ड्स बेहद शक्तिशाली थे, लेकिन अल्टीमेट दुलुओं के स्तर के प्रतिद्वंद्वी के सामने वे कैसे टिक पाते। तेज गोल्डन रोशनी चमकी और ह्यूमन शेप्ड सोल टूल्स एक के बाद एक विस्फोट करने लगे, लेकिन उनकी कोई भी सोल टूल टैंग वुतोंग की उस घूंसे की ताकत को नहीं रोक पाई जिसमें ड्रैगन की गर्जना गूंज रही थी। जैसे ही उसका मुक्का उनके ह्यूमन शेप्ड सोल टूल्स पर पड़ा, नतीजा तय हो चुका था। दोनों को पीछे की ओर उछालने के बाद टैंग वुतोंग हवा में उछली, पलटी खाई और मिड एयर में हुओ युहाओ से जा टकराई। उस पल वे दोनों मानो ऊर्जा के 2 गोले थे। एक दूसरे से टकराते ही उनके शरीर आपस में मिल गए और एक ऐसी आभा फूट पड़ी जो बिल्कुल अजेय लग रही थी। इस बार हुओ युहाओ का स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस डोमेन भी उनकी ऑरा को छिपाने में नाकाम रहा। उनके द्वारा छोड़ी गई शक्तिशाली स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशंस को टेम्पोररी पैलेस के भीतर मौजूद हर व्यक्ति महसूस कर सकता था। आसमान में एक विशाल आंख प्रकट हुई। वह आंख गोल्डन रंग की थी, लेकिन उसके चारों ओर भव्य पर्पल गोल्ड रोशनी चमक रही थी। अगले ही पल उसकी डरावनी चमक फैल गई और पूरे हॉल में छोटे-छोटे रहस्यमयी हथौड़े दिखाई देने लगे। मांट्रा, अमिड्स द वॉइड, स्पिरिचुअल टेम्पेस्ट। यह हुओ युहाओ और तंग वुतोंग की 4 मार्शल सोल फ्यूजन स्किल्स में से एक थी। यह उनकी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल्स में सबसे शक्तिशाली स्पिरिचुअल अटैक भी थी। वे अब बिल्कुल भी पीछे हटने वाले नहीं थे, क्योंकि उन्हें अपना मिशन जितनी जल्दी हो सके पूरा करना था। इस समय अगर लॉन्ग शाओयाओ और ये शिशुई फिर से जीवित भी हो जाते, तो वे भी हो युहाओ और तांग वुतोंग की इस सोल स्किल का सीधा सामना करने से बचते। शायद केवल ईविल आई टायरेंट ही इस स्पिरिचुअल अटैक के सामने टिक पाता। बेशक ऐसे अगर मगर ज्यादातर समय बेकार ही होते हैं। पूरा डाइनिंग हॉल पल भर में तबाह हो गया और टुकड़ों में बिखर गया। भले ही यह एक स्पिरिचुअल अटैक था, लेकिन इसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि यह भौतिक चीजों को भी नष्ट कर सकता था। आइस एक्सप्लोजन और स्पिरिचुअल ब्लास्ट से घायल हुए उन क्लास 9 सोल इंजीनियर्स के सिर उनके शरीर पर लगे सोल टूल्स के टूटते ही फट गए। वे ही इसके अकेले शिकार नहीं थे। सूतियनरान के गार्ड्स भी हुओ युहाओ और तांग वुतोंग द्वारा छोड़े गए इस भयानक स्पिरिचुअल अटैक के सामने टिक नहीं पाए। यह स्पिरिचुअल टेम्पेस्ट सच में हद से ज्यादा डरावनी थी। इस तूफान के दौरान सूतियनरान ने अपने 2 शक्तिशाली क्लास 9 स्पिरिचुअल डिफेंसिव सोल टूल्स खो दिए। सिर्फ यही बात इसकी ताकत साबित करने के लिए काफी थी। इस पल सूतियनरान के दिल में उम्मीद खत्म होने लगी थी। उसके शरीर के भीतर उठता तेज दर्द उसे भागने भी नहीं दे रहा था। अब टैंग वुतोंग अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर को थाम चुकी थी, जबकि हुओ युहाओ के हाथ में उसकी छोटी डैगर थी। हुओ युहाओ ने अपनी डैगर को आड़ा घुमाया और एक आइसी ब्लू रोशनी की लकीर सामने फैल गई। शूतियनरान के चारों ओर 10 मीटर का इलाका तुरंत जम गया। उसी क्षण आसपास का तापमान लगभग एब्सोल्यूट जीरो के करीब पहुंच गया। शूतियनरान ने अपने शरीर में बची खुची ताकत से इस भयानक ठंड का विरोध किया। सबसे डरावनी बात यह थी कि हुओ युहाओ ने यह सब सिर्फ उसे कुछ देर के लिए जकड़ने के लिए किया था। स्पिरिचुअल टेम्पेस्ट से डाइनिंग हॉल पूरी तरह नष्ट हो चुका था और चारों ओर धूल मिट्टी छाई हुई थी। जब सूतियनरान को आखिरकार साफ दिखाई देने लगा, तो उसने देखा कि उसके सामने खड़े दोनों लोग बदल चुके थे। हुओ युहाओ और तांग वुतोंग गायब हो चुके थे। उनकी जगह अब 2 जानी पहचानी आंखें उसे घूर रही थीं। वे कोई और नहीं बल्कि डेथ गॉड दुलुओ ये शिशुई और ड्रैगन एम्परर दुलुओ लॉन्ग शाओयाओ थे। सूतियनरान हकबकाकर बोला, आप दोनों। वह अब हकीकत को समझ नहीं पा रहा था। उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि सामने खड़े लोग ये शिशुई और लॉन्ग शाओयाओ हैं या फिर हुओ युहाओ और तांग वुतोंग। अगर उसे कोई एक बात माननी होती, तो वह यही मानता कि वे ये शिशुई और लॉन्ग शाओयाओ हैं। आखिरकार वे अल्टीमेट दुलुओ थे। हुओ युहाओ और तंग वुतोंग तो अभी बहुत ही युवा थे। अगर वह किसी तरह आज बच भी जाता, तो भी उसे महाद्वीप पर राज करने की कोई उम्मीद नहीं रहती। अगर उसके दुश्मन श्रेक एकेडमी के ऐसे सोल मास्टर्स होते जिनके पास ट्रांसेंडेंट डुलुओ जैसी ताकत होती। ड्रैगन एम्परर डुलुओ और डेथ गॉड डुलुओ की ताकत देखकर वह पहले ही समझ चुका था कि अल्टीमेट डुलुओ कितने भयावह होते हैं। जब तक वे सावधान रहें, अल्टीमेट डुलुओ इस दुनिया में लगभग अजेय होते हैं। लेकिन उसके दिल में उठी यह उम्मीद ज्यादा देर तक नहीं टिकी।
शूतियन रान ने लोंग शाओयाओ के माथे पर मौजूद उस आंख को देख लिया था। वह आंख चमकी और उससे पर्पल गोल्ड रोशनी की एक किरण निकली जो सीधे शूतियन रान के सिर पर जा लगी। शूतियन रान का आखिरी क्लास 9 स्पिरिचुअल डिफेंसिव सोल टूल भी आखिरकार टूट गया। उसी पल उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह पूरी तरह नंगा हो गया हो। सब खत्म हो गया। अब मैं गया। शूतियन रान ने दर्द से आंखें बंद कर लीं। उसे पता था कि उसका डर सही था। दुलुओ कॉन्टिनेंट के इन शक्तिशाली सोल मास्टर्स के सामने वह बहुत कमजोर था। आखिरकार एक अल्टीमेट दुलुओ के पास किसी भी राजनीतिक ताकत को नष्ट करने की क्षमता होती है। अगर उसे एक और मौका मिलता तो वह किसी भी कीमत पर ये शिशुई से माफी मांगने की कोशिश करता। अगर डेथ गॉड दुलुओ उसकी रक्षा में होती तो वे दोनों कभी उसे मार नहीं पाते। आखिर में उसे पूरी तरह यकीन हो गया कि उसके सामने खड़े लोग ये शिशुई और लोंग शाओयाओ नहीं हो सकते। दोनों अल्टीमेट दुलुओं के पास न तो अल्टीमेट आइस की क्षमता थी और न ही खुद को छिपाने की, इसलिए वे सिर्फ हुओ यूहाओ और तांग वुतोंग ही हो सकते थे। भले ही उसे यह नहीं पता था कि वे कब इतने शक्तिशाली हो गए, लेकिन यह तय था कि उसकी मौत के पीछे वही थे। वैसे भी अब यह सब मायने नहीं रखता था। इसी निर्णायक पल में हुओ यूहाओ ने फिर से मरफोक डुएट का इस्तेमाल किया। अगले ही क्षण पर्पल गोल्ड रोशनी की एक और किरण सू तियानरान के शरीर पर गिरी। बूम! सू तियानरान की खोपड़ी फट गई। उसका खून और दिमाग के टुकड़े कमरे में चारों ओर बिखर गए। सन मून एम्पायर का एम्परर मर चुका था और वह भी बिना पूरा शव छोड़े। सू तियानरान को मारने के बाद हुओ यूहाओ और तांग वुतोंग ने राहत की सांस ली। भले ही सब कुछ उनकी योजना के अनुसार हुआ था, लेकिन इतनी जल्दी यह नतीजा पाने के लिए उन्होंने काफी एनर्जी और पावर खर्च की थी। हमला करने से पहले ही उन्होंने तय कर लिया था कि वे मुख्य रूप से स्पिरिचुअल अटैक्स पर ध्यान देंगे। इसी वजह से टांग वुतोंग को ज्यादा हमले करने की जरूरत नहीं पड़ी। पूरी लड़ाई में हुओ यूहाओ ही मुख्य फाइटिंग फोर्स था। नतीजे ने उनके तरीकों को सही साबित कर दिया। शू तियानरान आखिरकार हुओ यूहाओ की मरफोक डुएट और स्पिरिचुअल ब्लास्ट्स की ताकत के नीचे मारा गया। आसमान में रोशनी की धारियां चमकने लगीं। सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन डाइनिंग हॉल की ओर इकट्ठा होने लगी थी। वे प्रोटेक्टिव सोल बैरियर्स बना रहे थे ताकि पूरे कंपाउंड को ढक सकें। हुओ यूहाओ ने एक लंबी दहाड़ छोड़ी। एक विशाल ब्लैक ड्रैगन आसमान में उड़ा और एक छवि में बदलकर उनके ऊपर बने बैरियर से टकराया। उसी समय हुओ यूहाओ और तांग वुतोंग चमके और हवा में गायब हो गए। भले ही वे यहां थोड़े समय के लिए ही आए थे, लेकिन हुओ यूहाओ को यकीन था कि सन मून एम्पायर के सर्वेलेंस सोल टूल्स उनकी शक्लें रिकॉर्ड कर चुके होंगे। इतना काफी था क्योंकि उन्होंने जूजी के लिए जरूरी मौके बना दिए थे। लिंक्ड डिफेंसिव बैरियर किसी भी शक्तिशाली सोल मास्टर के लिए बड़ी समस्या बन सकता था, खासकर जब उसे सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन ने बनाया हो। लेकिन दुर्भाग्य से उनका सामना दो अल्टीमेट दुलुओं से था। पहले जब जू तियानरान ने ये शिशुई को रोकने की कोशिश की थी, तब उसने हाई एनर्जी कंप्रेशन अरे सोल टूल्स का इस्तेमाल किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि वह जानता था कि कोई भी लिंक्ड डिफेंसिव सोल बैरियर अल्टीमेट दुलुओं को रोक नहीं सकता, भले ही उसे सन मून इंपीरियल सोल इंजीनियर लीजन ने ही क्यों न बनाया हो। और ठीक वही हुआ। हुओ यूहाओ की मॉर्निंग ड्यू डैगर ने लिंक्ड डिफेंसिव सोल बैरियर को आसानी से चीर दिया और उसमें एक दरार बना दी। टांग वुतोंग ने अपने मुक्के उठाए और उसी जगह एक बड़ा छेद कर दिया। दोनों उस छेद से निकल गए और अपनी इमिटेशन का इस्तेमाल करते हुए रात के आसमान में गायब हो गए। इस दौरान जूजी अपने कमरे में बेचैनी से इंतजार कर रही थी। स्पिरिचुअल टेम्पेस्ट के कारण हुए जोरदार धमाके को सुनकर उसका शरीर कांप उठा। उस पल उसके दिल में दो बिल्कुल अलग भावनाएं उमड़ रही थीं। वह बेहद उत्साहित थी। अगर हुओ यूहाओ और तांग वुतोंग सफल हो जाते तो उसकी सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जातीं। लेकिन वह डर से भी भरी हुई थी। अब वह पूरी तरह समझ चुकी थी कि हुओ यूहाओ कभी भी टांग वुतोंग को उसके लिए नहीं छोड़ेगा। अब जब हुओ यूहाओ इतना शक्तिशाली हो चुका था तो वह उसे नियंत्रित भी नहीं कर सकती थी, बल्कि वह सन मून एम्पायर पर उसके शासन के लिए खतरा बनता जा रहा था। फिर भी वह नहीं चाहती थी कि हुओ यूहाओ और तांग वुतोंग असफल हों। वह यह सोच भी नहीं सकती थी कि अगर वे हार गए तो हुओ यूहाओ का क्या होगा। यह डर एक मां के दिल से पैदा हुआ था, जिसे वह अपनी समझ से काबू नहीं कर पा रही थी। जूजी उसी पल उसने एक बहुत ही जानी पहचानी आवाज सुनी। वह आवाज उसे उसके ख्यालों से बाहर ले आई। वह अनजाने में चिल्ला उठी, यूहाओ!
यह याद रखना जरूरी था कि उस समय उसके कमरे में कई सेवक मौजूद थे। उसकी अचानक चीख सुनकर वे सब चौंक गए। जूजी ने तुरंत उन्हें ठंडी नजर से घूरा, जैसे वह उन्हें चुप कराने के लिए मार ही डालेगी। लेकिन तभी उसने हुओ यूहाओ की आवाज फिर से सुनी। जिस जूजी को मैं जानता हूं, वह कभी भी निर्दोष लोगों को नहीं मारेगी। जूजी ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। यह लोगों को चुप कराने का सही समय नहीं था। उसने कहा, तुम सब इस कमरे से तुरंत बाहर निकल जाओ। अगर किसी ने पैलेस में बेकार की अफवाह फैलाई, तो मेरी निर्दयता के लिए मुझे दोष मत देना। यस, योर मैजेस्टी। सेवक जल्दी जल्दी कमरे से बाहर निकल गए। जूजी ने घबराकर पुकारा, यूहाओ, तुम दोनों ठीक हो ना? उसी पल कमरे के बाहर से लगातार गड़गड़ाहट की आवाजें आने लगीं। पहले ऐसा लगा जैसे आसमान में बिजली चमक रही हो, लेकिन जल्दी ही यह एहसास होने लगा कि टेम्पोररी पैलेस के ऊपर एक भयानक तूफान उठ रहा है। जूजी ने जिस चेन एक्सप्लोजन का जिक्र हुओ यूहाओ से किया था, वह आखिरकार शुरू हो चुका था। एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स से बना पूरा निगरानी तंत्र अब अपना दायरा खोने लगा था। अगले ही पल हुओ यूहाओ और तांग वुतोंग जूजी के सामने प्रकट हो गए। अब जब सर्वेलेंस सोल टूल्स नष्ट हो चुके थे, तो उन्हें देखे जाने की कोई चिंता नहीं थी। हुओ यूहाओ और तांग वुतोंग को सुरक्षित देखकर जूजी ने राहत की सांस ली, लेकिन साथ ही उसके दिल में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। तुम दोनों, जूजी ने अनजाने में कहा, लेकिन फिर शब्द उसके मुंह से निकल ही नहीं पाए। हुओ यूहाओ ने सिर हिलाया और कहा, हम सफल हो गए। शू तियानरान मर चुका है। मैंने अपनी स्पिरिचुअल अटैक से उसका सिर उड़ा दिया। उसे बचाने वाले 10 लोग भी मारे जा चुके हैं। अब हमने तुम्हारे लिए अपना वादा पूरा कर दिया है। अब तुम्हारी बारी है अपना वादा निभाने की। हुओ यूहाओ की बात सुनकर जूजी खुशी से कांप उठी। उसने उत्साह में कहा, मर गया? वह सच में मर गया। भले ही वह मानने से इनकार करती रही हो, लेकिन शू तियानरान हमेशा उसके दिल की सबसे बड़ी चिंता रहा था। हुओ यूहाओ जूजी को देखता रहा। उसके मन में कई तरह के ख्याल चल रहे थे। जूजी, आज के बाद अगर तुमने अपना वादा निभा दिया, तो शायद हम फिर कभी ना मिले। अपना ख्याल रखना। हुओ यूहाओ ने आह भरी। आखिरकार उसके सामने खड़ी यह औरत वही पहली लड़की थी जिसने उसके दिल को छुआ था। एक समय ऐसा भी था जब उसे उम्मीद थी कि वह बदल जाएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हुओ यूहाओ उसके दिल में छुपे पछतावे को महसूस कर सकता था, लेकिन वह जानता था कि समय को पीछे नहीं मोड़ा जा सकता। अब वह तंग वुतोंग का था और किसी और से प्यार नहीं कर सकता था। इसके अलावा वह जानता था कि जूजी भी अपनी मौजूदा चीजों को कभी नहीं छोड़ेगी। वह अपने बेटे के लिए ताकत चाहती थी और अपने दिल में भरी नफरत के लिए लड़ना चाहती थी। हुओ यूहाओ दुलुओ कॉन्टिनेंट के लिए 10 साल की शांति हासिल कर चुका था, ताकि वह फिर से संभल सके और सन मून एम्पायर का सामना करने की तैयारी कर सके। 10 साल बाद क्या होगा, यह उसे खुद भी नहीं पता था। जैसा उसने कहा था, यह शायद आखिरी बार था जब वह जूजी से मिल रहा था। इसके बाद वह अल्टीमेट डुलुओ बनने की कोशिश करेगा और फिर गॉड रियल्म में प्रवेश करने का लक्ष्य रखेगा। अगर वह सफल हो गया, तो वह डुलुओ कॉन्टिनेंट के मामलों में दखल नहीं दे पाएगा। फिर भी गॉड रियल्म को लेकर उसके मन में कई सवाल थे। उसे नहीं पता था कि वह दुनिया कैसी होगी। उसकी बात सुनकर जूजी का चेहरा पीला पड़ गया। क्यों? तुम क्या करने वाले हो? हुओ यूहाओ ने आह भरी और कहा, जैसा मैंने पहले कहा था, वुटोंग और मैं क्लोज डोर कल्टीवेशन में जाने वाले हैं। हम बहुत कम समय में बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं और हमारे शरीर को ढलने के लिए समय चाहिए। हमें अपनी ताकत को स्थिर करना होगा। मुझे नहीं पता यह कल्टीवेशन कितने समय चलेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आने वाले कई सालों तक हम मिल पाएंगे। फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि तुम अपना वादा निभाओगी। अगर नहीं, तो मैं अपने नंगे हाथों से भी तुम्हें मारने में हिचकिचाऊंगा नहीं। यह कहकर हुओ यूहाओ ने उसकी आंखों में देखा, फिर मुड़कर तांग वुतोंग का हाथ पकड़ा। इसके बाद दोनों उसकी आंखों के सामने से गायब हो गए। जूजी की खूबसूरत आंखों से आंसू बहने लगे और उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। क्या वह बस यूं ही चला गया? उस पल उसे लगा कि उसने उसे हमेशा के लिए खो दिया है। यह सच में आखिरी मुलाकात थी। क्या यही अंत है? क्या बस इतना ही? जूजी ने खुद से कहा। जूजी, क्यों? तुमने तब इतनी बेवकूफी भरा फैसला क्यों लिया? अगर तुमने तब उसे चुना होता और अपनी सारी नफरत छोड़ दी होती, तो तुम कहीं ज्यादा खुश होती। क्या बदला सच में इतना जरूरी है? क्या ताकत वाकई इतनी जरूरी है? वह खुद पर हंसने लगी और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कमरे के बाहर खड़े सेवक यह देखकर सिहर उठे। तभी अचानक कुछ लोग जूजी के कमरे की ओर दौड़ते हुए आए।
हम हर मैजेस्टी से मिलने आए हैं। हुओ यू हाओ तांग वुतोंग का हाथ पकड़े हुए हवा में उड़ रहा था और उनके पीछे ज्यादा दूर नहीं रेडियंट सिटी पूरी तरह अव्यवस्था में डूबा हुआ था। रेडियंट सिटी में अफरा तफरी मची हुई थी। इसका कारण सिर्फ शू तियानरन की मौत ही नहीं था, बल्कि आसमान में लगातार फटते हुए एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स भी थे। इस समय शू तियानरान की मौत के बारे में केवल बहुत कम लोगों को ही पता था, लेकिन पूरे शहर के नागरिक आसमान में एक्सप्लोडिंग एरियल सर्वेलेंस सोल टूल्स को साफ देख पा रहे थे। यह ऐसी चीज थी जिसे छिपाया नहीं जा सकता था। रेडियंट सिटी पूरी तरह केओस में डूब चुका था और किसी को नहीं पता था कि हालात को शांत होने में कितना समय लगेगा। लेकिन हुओ युहाओ को जूजी पर पूरा भरोसा था। वह बेहद काबिल थी और लगभग हर स्थिति उसके नियंत्रण में रहती थी। जब उसने शू तियानरान से निपटने की तैयारी की थी, तो उसने उसके बाद आने वाली हर चीज के लिए भी जरूर तैयारी की होगी। अब उसके पत्ते एक एक करके पलटने का समय आ गया था। हुओ युहाओ और तांग वुतोंग यूं ही चले गए। उसने किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की और न ही जूजी से कोई पक्का जवाब लिया। वह जानता था कि उनका जाना थोड़ा ज्यादा अचानक था। वह रुकना भी चाहता था। सन मून एम्पायर के आंतरिक मामलों को जूजी द्वारा दोबारा व्यवस्थित होते हुए देखना चाहता था और उसके उस वादे को पूरा होते देखना चाहता था कि वह 10 साल तक स्टार लुओ एम्पायर और डाउलिंग एम्पायर के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगी। यही उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प था। जब तक वह और तांग वुतोंग मौजूद रहते, सन मून एम्पायर पर उनका दबाव बना रहता और उसे भरोसा था कि जूजी कोई जल्दबाजी नहीं करेगी। लेकिन उसे जाना ही था। अगर वह नहीं जाता तो शायद वह और तांग वुतोंग दोनों ही फिर कभी वहां से निकल नहीं पाते। उस भयानक युद्ध में हुओ युहाओ और तांग वुतोंग ने शू तियानरान को पूरी तरह कुचल दिया था, लेकिन इसके बाद उनके शरीर में गंभीर समस्याएं सामने आ गईं। लोंग स्याओ याओ और ये शिशुई द्वारा उनके शरीर में छोड़े गए बैरियर्स पर साफ साफ दरारें पड़ने लगी थीं और ये बैरियर्स किसी भी पल टूट सकते थे। जैसे ही ये बैरियर्स टूटते, वे दोनों पागल हो जाने के खतरे में पड़ जाते। यह समस्या खासतौर पर हुओ युहाओ के लिए ज्यादा गंभीर थी, क्योंकि ईविल आई टायरेंट किंग की स्पिरिचुअल पावर अभी भी उसके स्पिरिचुअल सी के अंदर बेकाबू होकर उफान मार रही थी। स्काई ड्रीम आइसवर्म अब और सहन नहीं कर पा रहा था और ऐसे समय में श्रेक एकेडमी को खबर देने का भी कोई वक्त नहीं था। उन्हें तुरंत कल्टीवेशन के लिए कोई जगह ढूंढनी थी, वरना उनका मरना तय था। इसी वजह से उसने बस कुछ छोटे से वाक्य कहे और तुरंत टैंग वुतोंग को लेकर रेडियंट सिटी से दूर हेवनली सोल एम्पायर की दिशा में उड़ गया। युहाओ, तुम ठीक तो हो? टैंग वुतोंग साफ महसूस कर पा रही थी कि हुओ युहाओ की हथेली बर्फ की तरह ठंडी थी और उसके शरीर के भीतर सोल पावर बेकाबू होकर उछल रही थी। उसके शरीर से अजीब सी रोशनी निकल रही थी, जो इस बात का संकेत था कि हुओ युहाओ लगभग अपने सोल पावर पर से नियंत्रण खो चुका है। हुओ युहाओ की हालत अच्छी नहीं थी। उसने कहा, मुझे डर है कि मैं ज्यादा देर तक टिक नहीं पाऊंगा। हमें तुरंत कल्टीवेशन के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी, नहीं तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। टैंग वुतोंग ने सिर हिलाया और कहा, यहीं करते हैं, अब और देर नहीं कर सकते। उनके नीचे एक घाटी थी। शरीर की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उन्हें दिशा की भी परवाह नहीं थी और उन्हें यह भी नहीं पता था कि वे कहां हैं। उन्होंने बिना कुछ सोचे सीधे नीचे उतरने का फैसला किया। तांग वुतोंग ने पहाड़ की दीवार में एक घूंसा मारा और एक सुराख बना दिया। वह हुओ युहाओ को संभालते हुए अंदर ले गई। इस समय उनके पास खुद को छिपाने का भी समय नहीं था। तुम दोनों निश्चिंत होकर कल्टीवेशन करो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। स्नो एम्प्रेस और आइस एम्प्रेस एक साथ हुओ युहाओ के शरीर से बाहर प्रकट हुईं। उनके चेहरों पर गहरी चिंता साफ झलक रही थी, क्योंकि हुओ युहाओ के शरीर के भीतर सोल पावर और स्पिरिचुअल पावर इतनी विशाल थी कि उन्होंने अपने लंबे अनुभव में भी ऐसी ऊर्जा की हलचल पहले कभी नहीं देखी थी। यह ऊर्जा मानो इस दुनिया की सीमाओं से भी आगे निकल रही थी और हुओ युहाओ किसी भी पल फट सकता था। अगर ऐसा हुआ तो अब तक की सारी मेहनत बेकार हो जाती। हुओ युहाओ धन्यवाद तक नहीं कह पाया। वह मुश्किल से उड़ पा रहा था और पूरी ताकत से खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रहा था। वह जमीन पर बैठ गया और तुरंत ध्यान में बैठकर अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर से सोल पावर को नियंत्रित करने लगा। तांग वुतोंग ने उसकी मदद से उसके पैर मोड़कर बैठाया और उसके सामने बैठ गई। वे अब हाओदोंग पावर से कल्टीवेशन नहीं कर सकते थे। इसके अलावा उनके शरीर के भीतर सोल पावर इतनी ज्यादा थी कि वह हुओ युहाओ की मदद भी नहीं कर सकती थी। वह खुद भी एक बड़ी समस्या का सामना कर रही थी। उसने थोड़ी देर हुओ युहाओ को देखा, यह सुनिश्चित किया कि वह तत्काल खतरे में नहीं है और फिर ध्यान में बैठ गई।
सबसे पहले उसे अपने शरीर के बैरियर को स्थिर रखना था। हुओ युहाओ का बैरियर अब स्थायी रूप से टूटने के कगार पर था। उसके शरीर के भीतर सोल पावर समुद्र की ज्वार भाटे की तरह उमड़ रही थी। हुओ युहाओ का स्पिरिचुअल सोल कोर ईविल आई टायरेंट किंग की भयानक स्पिरिचुअल पावर से भर चुका था, और लॉन्ग शाओयाओ की सोल पावर ने उसके अल्टीमेट आइस सोल कोर को भी पूरी तरह भर दिया था। हुओ युहाओ का शरीर एक ऐसे विशाल गुब्बारे जैसा था जिसमें हवा भर भर कर उसे सीमा तक पहुंचा दिया गया हो, और फिर भी उसमें लगातार और हवा भरी जा रही हो। उसका शरीर सूजने लगा था, उसकी त्वचा पर नसें उभर आई थीं, और उसका रंग अस्वाभाविक लाल हो गया था। उसके पीछे एक गोल्डन सन और एक ब्लू मून लगातार झिलमिला रहे थे, और हर झिलमिलाहट के साथ हवा हल्के से मरोड़ खा रही थी। सौभाग्य से टैंग वुटोंग उसके सामने बैठी थी। उसके पीछे भी एक गोल्डन सन और एक पर्पल मून झिलमिला रहे थे, और वे हुओ युहाओ की ऑरा के साथ तालमेल बिठा रहे थे। यही रेजोनेंस, और शायद उनके यिन यांग कॉम्प्लीमेंट सोल कोर्स की वजह से, हुओ युहाओ के शरीर के भीतर उठ रहे उस एनर्जी स्टॉर्म को किसी तरह दबाया जा सका। आइस एम्प्रेस और स्नो एम्प्रेस गुफा के बाहर पहरा दे रही थीं। आइस एम्प्रेस ने चिंता से स्नो एम्प्रेस की ओर देखा और पूछा, उसकी हालत बहुत खराब है, क्या वह टिक पाएगा? स्नो एम्प्रेस ने धीमी आवाज में कहा, वह जरूर टिकेगा। क्या हमने इन सालों में हर मुश्किल और हर परीक्षा को पार नहीं किया है? यह उसका आखिरी कदम है। अगर वह इसमें सफल हुआ तो वह आसमान को चीर कर ऊपर उठ जाएगा। हमारा सपना पूरा होगा। लेकिन अगर वह असफल हो गया? स्नो एम्प्रेस मुस्कुराई। तो अगर वह असफल हो भी गया तो क्या? अगर वह नहीं होता तो हम शायद बहुत पहले ही मर चुके होते। अगर वह गिरेगा तो हम उसके साथ गिरेंगे। आइस एम्प्रेस चौंक गई। स्नो एम्प्रेस, क्या तुमने सच में फैसला कर लिया है? स्नो एम्प्रेस हल्की मुस्कान के साथ बोली, क्या तुम सच में मुझसे यह पूछ रही हो? क्या तुमने खुद फैसला नहीं कर लिया? बस तुम मानने को तैयार नहीं हो। भले ही तुम हर दिन स्काई ड्रीम आइसवर्म के साथ सख्ती से पेश आती हो, लेकिन मैं देख सकती हूं कि तुम्हारी आंखों में नरमी आ गई है। लगता है तुमने सच में किसी को पसंद कर लिया है। तुमने युहाओ के साथ अपनी ओरिजिन फ्यूज करने का फैसला कर लिया है ना? और ऐसा इसलिए क्योंकि स्काई ड्रीम ने उसकी मदद के लिए अपना फ्यूजन पूरा कर लिया है। अब हमारे पास सिर्फ हमारी स्पिरिचुअल ओरिजिन बची है, और यही आखिरी ताकत है जिससे हम उसकी मदद कर सकते हैं। एक बार फ्यूजन पूरा हो गया तो हम उससे अलग नहीं हो सकते, और अगर वह अंत में उस दुनिया तक पहुंच भी गया तब भी हम उससे अलग नहीं हो पाएंगे। यही है वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन का असली मतलब। मैं तुम लोगों को छोड़ नहीं सकती। तो फिर मैं फैसला क्यों ना करूं? आइस एम्प्रेस ने स्नो एम्प्रेस का हाथ थाम लिया। वह शर्माते हुए बोली, स्नो, मैंने उस फेलो के साथ। स्नो एम्प्रेस हंस पड़ी। हम सैकड़ों हजार सालों से एक दूसरे को जानते हैं। मैं तुम्हारे दिल की बात कैसे नहीं समझूंगी? ज्यादा मत सोचो। मैं तुम्हें चिढ़ा नहीं रही हूं। मैं सच में तुम दोनों के लिए खुश हूं। क्या हम सब अभी एक अच्छी जगह पर नहीं हैं? हाँ, चाहे कुछ भी हो, हमें उसे इस कठिन परीक्षा से पार कराना ही होगा। स्नो, मैं पहले जाती हूं। यूहाओ की हालत बहुत खराब है। उसे स्थिर होने की जरूरत है। ठीक है, जाओ। मैं यहीं रहूंगी। स्नो एम्प्रेस ने गंभीरता से आइस एम्प्रेस को देखा, उसे हल्के से गले लगाया और मुस्कुराते हुए छोड़ दिया। आइस एम्प्रेस उछलते हुए आगे बढ़ी। स्नो एम्प्रेस के चेहरे पर एक हल्का सा चुंबन दिया, हंसी और फिर दौड़ती हुई चली गई। हुओ युहाओ की हालत बेहद गंभीर थी। कहा जा सकता था कि यह उसकी अब तक की सबसे खराब स्थिति थी। उसके शरीर के भीतर ऊर्जा बहुत ज्यादा थी। वह सबसे ज्यादा यही चाहता था कि इस विशाल ऊर्जा को बाहर निकाल दे, लेकिन वह ऐसा कर ही नहीं सकता था। हुओ युहाओ अपनी स्पिरिचुअल पावर से सोल पावर को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल पावर खुद ही अस्त व्यस्त थी। ईविल आई टायरेंट किंग की स्पिरिचुअल पावर को शुद्ध कर दिया गया था, लेकिन वह पावर अपने आप में ही बेहद हिंसक थी, जैसे उसमें कोई भयानक बदला लेने वाली आत्मा छुपी हो। वह लगातार तबाही मचा रही थी और हुओ युहाओ के स्पिरिचुअल सी पर कब्जा करना चाहती थी। ईविल आई टायरेंट किंग 7 लाख साल से भी ज्यादा कल्टीवेशन वाला एक भयानक सोल बीस्ट था। भले ही उसका शरीर मर चुका था, लेकिन आखिरी सांस में भी वह पलटवार कर सकता था। इसलिए उसकी मौत के बाद कोई स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशन महसूस नहीं हुई थी। उसने अपनी आत्मा की ताकत को सोल रिंग के भीतर छिपा लिया था और उसमें विशाल स्पिरिचुअल पावर को संकुचित कर दिया था। यह साफ था कि ईविल आई टायरेंट किंग ने मरने से पहले पूरी योजना बनाई थी। उसे पता था कि हुओ युहाओ उसका सोल कोर अब्सॉर्ब करेगा।
और अब वह हुओ यूहाओ के शरीर पर कब्जा करना चाहता था। अगर लोंग स्याओयाओ ने इतनी ज्यादा सोल पावर उसके शरीर में न भरी होती तो हुओ यूहाओ इविल आई टायरेंट किंग से डरता नहीं। उसके पास स्काई ड्रीम आइसवर्म और मरमेड प्रिंसेस थे और उसकी स्पिरिचुअल पावर पहले ही बेहद मजबूत थी। उसके पास इमोशंस की शक्ति भी थी और ईविल आई टायरेंट किंग सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल ओरिजिन के सहारे उसका मुकाबला करने लायक नहीं था। लेकिन अभी हुओ यूहाओ भारी मुसीबत में था क्योंकि उसके शरीर की सोल पावर ही बगावत कर रही थी। वह इतनी बेकाबू हो चुकी थी कि वह ईविल आई टायरेंट किंग से निपटने के लिए ध्यान तक नहीं लगा पा रहा था, जबकि वही उसकी सबसे बड़ी समस्या थी। हुओ युहाओ का स्पिरिचुअल सी पूरी तरह अराजक हो चुका था। मरमेड प्रिंसेस और स्काई ड्रीम आइसवर्म भी मुश्किल से टिके हुए थे और उसकी खुद की हालत भी वही थी। उसका दिमाग धुंधला होने लगा था। सौभाग्य से उसका स्पिरिचुअल सोल कोर इतना मजबूत था कि ईविल आई टायरेंट किंग की आत्मा पूरी तरह से कब्जा नहीं कर पाई। लेकिन अगर यह स्थिति ऐसे ही चलती रही तो नतीजा आखिरकार वही होता। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और आने वाले नए एपिसोड के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।